अगर कोई आदमी एक कॉन्सुलेट के अंदर गायब हो जाए और उसके बाद देश अपने बयान बदलने लगे, दुनिया चुप हो जाए, तो सवाल यह नहीं होता कि क्या हुआ, सवाल होता है किसके कहने पर हुआ। 2016 के बाद सऊदी अरब के अंदर पावर का स्ट्रक्चर बदलना शुरू हुआ। फैसलों की स्पीड बढ़ने लगी और अलग अलग पावर सेंटर्स धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। कंट्रोल एक ही दिशा में जाता दिखने लगा। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। इसके बाद राजनीतिक, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े ज्यादातर फैसलों में एक ही पावर सेंटर का असर दिखाई देने लगा। इसी समय विजन 2030 को नए सऊदी अरब की पहचान के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया। इसी सिस्टम के अंदर जमाल खशोगी सालों तक काम कर चुके थे। वो किसी बाहरी विरोधी की तरह नहीं देखे जाते थे। रॉयल सर्कल्स, सीनियर ऑफिशियल्स और मीडिया सिस्टम के भीतर उनकी पहचान थी। उन्होंने सत्ता को बहुत करीब से देखा था और जानते थे कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। 2017 में उन्होंने सऊदी अरब छोड़ा और अमेरिका चले गए। अमेरिका पहुंचने के बाद जमाल खशोगी ने इंटरनेशनल मीडिया में लिखना शुरू किया। उनके लेखों में राजनीतिक गिरफ्तारियां, डिसेंट पर दबाव, यमन युद्ध और पावर के सेंट्रलाइजेशन जैसे मुद्दे लगातार आते रहे। ये लेख सिर्फ राय नहीं रहे, इन्हें अमेरिकी कांग्रेस स्टाफर्स, डिप्लोमैट्स और मानवाधिकार संगठनों द्वारा पढ़ा और संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। यहीं से उनकी आवाज का असर बढ़ा। 2018 में जमाल खशोगी को शादी से जुड़े कुछ आधिकारिक दस्तावेज चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने इस्तांबुल स्थित सऊदी कॉन्सुलेट से संपर्क किया। पहली विजिट में काम पूरा नहीं हुआ। कॉन्सुलेट ने दोबारा आने को कहा और 2 अक्टूबर 2018 की तारीख तय की गई। 2 अक्टूबर 2018, इस्तांबुल। दोपहर लगभग 1:14 बजे। सऊदी कॉन्सुलेट के बाहर सीसीटीवी कैमरा चालू था। जमाल खशोगी अकेले कॉन्सुलेट के अंदर जाते हुए रिकॉर्ड हुए। उनके हाथ में दस्तावेज थे। यही आखिरी बार था जब उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा गया। इसके बाद जमाल खशोगी का कॉन्सुलेट से बाहर निकलना कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कॉन्सुलेट के बाहर उनकी मंगेतर इंतजार करती रहीं। फोन कॉल्स की गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। शाम होने लगी, लेकिन कॉन्सुलेट का गेट नहीं खुला। जमाल खशोगी बाहर नहीं आए। उसी दिन इस्तांबुल में एक और गतिविधि दर्ज होती है। लगभग 15 सऊदी नागरिकों की एक टीम 2 प्राइवेट जेट्स से इस्तांबुल पहुंचती है। ये लोग जमाल खशोगी की अपॉइंटमेंट से पहले पहुंच चुके होते हैं। टीम के सदस्य अलग अलग होटलों में चेक इन करते हैं। एयरपोर्ट, होटल और सड़कों पर उनकी मूवमेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड होती है। कुछ सदस्य सीधे सऊदी कॉन्सुलेट जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हुए भी देखे जाते हैं। उसी दिन शाम होते होते वही टीम प्राइवेट जेट्स से इस्तांबुल छोड़कर चली जाती है। इसी दौरान जमाल खशोगी का फोन नेटवर्क पर एक्टिव नहीं रहता। कॉन्सुलेट के बाहर इंतजार खत्म होता है और तुर्की अधिकारियों को सूचना दी जाती है। मामला स्थानीय नहीं रहता। तुर्की सरकार तुरंत समझ जाती है कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं है। 3 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब का पहला आधिकारिक बयान सामने आता है। बयान में कहा जाता है कि जमाल खशोगी कॉन्सुलेट से बाहर निकल चुके हैं। इस दावे के समर्थन में कोई एग्जिट सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की जाती। यही वो बिंदु होता है जहां इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान पूरी तरह इस केस पर टिक जाता है। अमेरिकी मीडिया इस केस को लगातार कवर करना शुरू करती है। वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और अन्य बड़े नेटवर्क रोज सवाल उठाते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। सवाल पूछा जाता है कि अगर एक अमेरिकी रेजिडेंट और इंटरनेशनल पत्रकार किसी कॉन्सुलेट के अंदर गायब हो जाता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी। कुछ दिनों बाद सऊदी बयान बदलता है। अब कहा जाता है कि कॉन्सुलेट के अंदर झगड़ा हुआ और उसी दौरान जमाल खशोगी की मौत हो गई। कुछ समय बाद तीसरा बयान सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि यह एक रॉ ऑन ऑपरेशन था। कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। ऊपर की लीडरशिप की जानकारी से इनकार किया जाता है। इन बयानों के बदलते ही अमेरिकी खुफिया और डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हो जाते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और अन्य अमेरिकी एजेंसियां उपलब्ध इंटेलिजेंस इनपुट्स को इकट्ठा करना शुरू करती हैं। फोन रिकॉर्ड्स, ट्रैवल डेटा, टीम मूवमेंट्स और टाइमलाइन को देखा जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के अंदर यह सवाल उठता है कि इतनी संगठित गतिविधि बिना उच्च स्तर की मंजूरी के कैसे हो सकती है। मीडिया में यह जानकारी आने लगती है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक क्लासिफाइड असेसमेंट तैयार किया है। इस असेसमेंट में कहा जाता है कि ऑपरेशन की टाइमिंग, टीम स्ट्रक्चर और रिसोर्स यूज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह बिना टॉप लेवल अप्रूवल के संभव नहीं माना गया। हालांकि इस असेसमेंट को सार्वजनिक नहीं किया जाता और इसे आधिकारिक रूप से क्लासिफाइड रखा जाता है। अमेरिकी सरकार की तरफ से बयान आते हैं। मानवाधिकारों पर चिंता जताई जाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। तेल की सप्लाई, हथियारों की डील और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय संतुलन को फैसलों में शामिल किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में सैंक्शंस को लेकर चर्चा होती है, लेकिन व्हाइट हाउस स्तर पर संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच तुर्की लगातार संकेत देता रहता है कि उसके पास और सबूत हैं। ऑडियो एविडेंस का जिक्र किया जाता है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। तुर्की का दबाव बढ़ता है, अमेरिकी मीडिया का दबाव बना रहता है और सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने की कोशिश करता है। इस पूरे दौर में एक चीज साफ रहती है,
जमाल खशोगी की बॉडी सामने नहीं आती। डिस्पोजल को लेकर अलग अलग दावे सामने आते हैं, लेकिन कोई कंफर्म लोकेशन नहीं बताई जाती। यही वो खाली जगह होती है जहां शक और दबाव दोनों ओर गहरे होते चले जाते हैं। कॉन्सुलेट के अंदर जो हुआ वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जमाल खशोगी को कॉन्सुलेट के अंदर टॉर्चर किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो सब सीनियर सऊदी डिप्लोमेट मोहम्मद अल ओतैबी की मौजूदगी में हुआ। इस्तांबुल में कॉन्सुल के घर के पड़ोसियों ने उस दिन एक अजीब बात नोटिस की। गार्डन में बारबेक्यू पार्टी चल रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक पिछले कई सालों में ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी गई थी। इशारा किया गया कि यह सब किसी और चीज को छुपाने के लिए किया गया। 20 अक्टूबर को सऊदी अरब पहली बार मानता है कि जमाल खशोगी की मौत कॉन्सुलेट के अंदर हुई। कहा जाता है कि वो एक झगड़े के दौरान मारे गए। इसी बयान के साथ कुछ अधिकारियों को हटा दिया जाता है। अगले ही दिन एक नया दावा सामने आता है। कहा जाता है कि जमाल खशोगी को ड्रग देकर किडनैप करने की धमकी दी गई थी। उन्होंने विरोध किया, उन्हें पकड़ा गया और गला दबने से उनकी मौत हो गई। 22 अक्टूबर को तुर्की इंटेलिजेंस से जुड़ी एक और जानकारी सामने आती है। दावा किया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान के करीबी सहयोगी सऊद अल कहतानी ने कॉन्सुलेट में स्काइप कॉल की थी। कॉल के दौरान खशोगी को गालियां दी गईं और फिर टीम को आदेश मिला, उसे मार दो। कहा जाता है कि उस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को दी गई। इसके बाद एक और ऑडियो की जानकारी सामने आती है। रिकॉर्डिंग में खशोगी की आवाज सुनी जाती है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे सिर से ये बैग हटाओ, मुझे घबराहट हो रही है। तुर्की मीडिया दावा करता है कि खशोगी को रस्सी या प्लास्टिक बैग से गला दबाकर मारा गया। ड्रग से मौत के दावे को तुर्की खारिज करता है। सबूत होने की बातें चलती रहीं, ऑडियो की बातें होती रहीं, लेकिन वो ऑडियो दुनिया ने कभी नहीं सुना और जमाल खशोगी की बॉडी आज तक कभी नहीं मिली। कॉन्सुलेट के अंदर की खामोशी के बीच एक और परत खुलने लगती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। कहा जाता है कि ऊपर से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी रियासत अल मुखाबरत अल आम के डिप्टी हेड अहमद असरी को इस मिशन की जिम्मेदारी दी थी। मिशन साफ था, जमाल खशोगी को इस्तांबुल स्थित सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर खत्म करना। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन के लिए एक और सैन्य अधिकारी को बैकअप विकल्प के तौर पर तैयार रखा गया था। ऐसा अधिकारी जिसे असहमति से निपटने का लंबा अनुभव था। उसी दिन तुर्की मीडिया कुछ तस्वीरें जारी करती है। तस्वीरों में 15 लोगों की एक टीम दिखाई जाती है। उन्हें असैसिनेशन स्क्वाड कहा जाता है। कहा जाता है कि यह टीम जमाल खशोगी को मारने के लिए इस्तांबुल भेजी गई थी। पासपोर्ट कंट्रोल की फुटेज सामने आती है, नाम, चेहरे और अलग अलग पहचाने। इसी दौरान एक और तस्वीर चर्चा में आती है, एक काली वैन, वही वैन जो कॉन्सुलेट से निकलकर कॉन्सुल के घर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। 17 अक्टूबर को तुर्की के प्रो गवर्नमेंट मीडिया इस टीम के नाम और तस्वीरें पब्लिक कर देते हैं। रिपोर्ट्स में एक और दावा सामने आता है, इन 15 लोगों में से 7 लोग मोहम्मद बिन सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, यानी सिर्फ एजेंट नहीं, सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि सीधे पावर के सबसे करीबी लोग। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। ये अब सवाल नहीं रह जाता कि क्या हुआ, सवाल बन जाता है किसने भेजा, किसके भरोसे भेजा, और इतने करीबी लोग बिना इशारे के कैसे चल पड़े। सबूतों की कड़ियां एक ही दिशा में इशारा करती हैं। टीम, सुरक्षा, पहुंच, सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के सबसे करीबी घेरे तक जाकर रुकता है।